खास बात आज करनी है। बवासीर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने, उस ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, जो भी कहिए आप, उसने हमारे यूज के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं जिनको गिन पाना नामुमकिन है खाने के लिए। लेकिन उसको खाने के लिए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की चीजें पैदा की। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज किसी को नुकसान करनी पड़े और वो उसके लिए कंपेल हो, उसको वही खाना पड़े क्योंकि चीज कोई दूसरी है ही नहीं। लेकिन उस कुदरत की इस सल्तनत में यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। उसने सारी चीजों को, इतनी सारी चीजों को बनाया और हर चीज के अंदर एक ऐसी खुसूसियात रखी हैं जो हर इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए कोई फूड भी, कोई खाना भी दवा बन सकता है। दोस्तों, आज उसी तरह की फूड की बात करेंगे कि बवासीर का जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बवासीर में याद है कि बवासीर एक पेट से होने वाला रोग है। सबसे पहले कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं और कोई भी टैबलेट ऐसी उठाकर कोई भी टैबलेट ले लेते हैं और वक्ती तौर पर उसका इलाज हो जाता है, आपको मोशन हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, लो भाई लो हो गया काम, अब क्या चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब कब्ज होगा तो फिर कोई टैबलेट ले लेंगे, फिर पास आउट हो जाएगा, फिर अपने चैन सुकून की राहत की सांस मिल जाएगी। यही एक गलती होती है जो बवासीर को जन्म देती है। यही कॉन्स्टिपेशन हार्ड होता चला जाता है और कॉन्स्टिपेशन एक मुजमन कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बन जाता है और आप जोर लगाने के आदी हो जाते हो, बिना जोर लगाए टॉयलेट पास ही नहीं होता, इतना हार्ड स्टूल हो जाता है। तो फिर उसके बाद में जब आप जोर लगाते रहते हो तो वो जगह छिलने लगती है स्टूल से और वहां पर फिर उभार पैदा हो जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जहां पर चोट लग जाती है वहां एक खुरंट सा, एक पपड़ी सी पैदा होती है, वो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो उभार होता है। लेकिन क्योंकि वहां हम एहतियात रखते हैं, बाहरी हिस्सों पर एहतियात रखते हैं, उस पर पानी नहीं जाने देते, उसको कॉटन से या उसको बैंडेज करके रखते हैं और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन जब वहां खराश होती है, एनस के अंदर खराश होती है, टॉयलेट की जगह पर खराश हो जाती है, तो फिर उस खराश को भरने के लिए हम कुछ नहीं करते। वहां पर क्या होता है, जब एक जख्म होता है उसके अंदर एक उभार उसको भरने के लिए पैदा होता है, लेकिन लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ तो उसको भरने कैसे देगा। फिर कॉन्स्टिपेशन फिर उसको छील देता है, फिर वहां पर बॉडी कहती है नहीं, इस जख्म को भरना है, इस जख्म को भरना है। टॉयलेट स्टूल, हार्ड स्टूल कहता है मैं इसको भरना नहीं दूंगा। फिर आखिरकार बॉडी जीत जाती है, लेकिन वो बॉडी की जीत बॉडी की सबसे बड़ी हार बन जाती है और वो उस जख्म पर, उस खराश की जगह पर एक उभार को ऐसा पैदा कर देती है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं तोड़ पाता और वो बवासीर का मस्सा हो जाता है। यही मस्से इसी तरह से बढ़ते रहते हैं और एक दिन बहुत भयावह रूप, बहुत भयानक रूप बवासीर का सामने आता है जो बहुत दर्दनाक होता है। तो दोस्तों, फूड भी हमें ऐसा लेना चाहिए जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने वाला हो। अब हम चुनेंगे कैसे करेंगे, क्या कैसे इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। दोस्तों देखिए, 3 तरह के, अगर हम अपने खानों को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा फाइब्रस फूड का, जिसके अंदर फाइबर रेशे वाले चीजें ज्यादा होती हैं, और दूसरा हिस्सा हमारा आ गया वो प्रोटीन वाला हिस्सा जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। और जो तीसरा वाला है वो हमारे वो खाने जो कि हमें मजा देते हैं, तले हुए, भुने हुए, इस तरह के खाने। तो अब क्या करें, कैसे खाएं, क्या क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहला चुनाव जो होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए कि हमें फाइब्रस फूड लेना चाहिए जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो।
अब फाइबर के लिए आप क्या करें, देखिए आप सेब खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या खाएं, इसके अलावा आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप लौकी का इस्तेमाल करें, आप तुरई का इस्तेमाल करें, और आप इसी तरह की टिंडा का इस्तेमाल करें, परवल का इस्तेमाल करें। इस तरह की सब्जियों को पहला स्थान दें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। दूसरा स्थान किसे देना है, हमें दूसरा स्थान देना है हमारी लीफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियों को। हालांकि पत्तेदार सब्जी फाइबर के मुकाबले में पचने में थोड़ा देर से पचती है, लेकिन प्रोटीन के मुकाबले में जल्दी पच जाती है। प्रोटीन को पचने में बहुत टाइम लगता है। अगर अब हम आ जाएं अनाज पर और दालों पर, तो जो आमतौर पर ये नज़र आता है कि अनाज और दालें, अक्सर देखा होगा आपने, जब भी पेट खराब होता है तो लोग कहते हैं मूंग की दाल खाओ, मसूर की दाल खाओ, इस तरह की दालें खाओ। मगर ये दालें जो हैं बहुत देर से हजम होती है। सीरियल्स, अनाज जो हैं वो भी बहुत देर से हजम होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला स्थान देना चाहिए हमें अपनी फल की तरह उतरने वाली सब्जियों पर, जैसे लौकी, टुंडा, तुरई वगैरह हो गया, ठीक है। इनको आप सब्जी में, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आप रोटी की मात्रा कम करिए, सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए। रोटी की मात्रा कम करिए, सब्जी की मात्रा बढ़ाइए, साथ में सलाद वगैरह का इस्तेमाल करिए, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करिए, ठीक है। उसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अब अवॉइड क्या करना है, प्रोटीन को अवॉइड करना है। जो प्रोटीन फुल डाइट है उसको अवॉइड करना है। इसमें हमारा मांस, मीट और मछली वगैरह और गर्म चीज़ें, अशिया भी आती हैं। और दोस्तों, जैसे कि मीट वगैरह का भी हमें परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसको पचने में टाइम लगता है, और फिर बहुत सारा हिस्सा इसका जो है वो ऐसे ही रखा रहता है जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो हमें क्या खाना है, किस तरह से खाना है, हमें खाते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखना। देखिए, शुरू में तो लापरवाही चल रही होती है, फिर धीरे धीरे इधर उधर के इलाज चल रहे होते हैं, और इसी तरह से खींचता रहता है इंसान, टाइम दर्द के साथ में गुजारता रहता है। तो हर इंसान को ये मालूम है, चाहे उसकी उम्र 20-22 साल की हो, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं, जो भी मिला वो खा लिया, और सब कुछ हजम भी हो जाता है, क्योंकि हाजमा दुरुस्त होता है उस वक्त में। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है, उसका हाजमा कमज़ोर होता रहता है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल उसको कमज़ोर कर देता है। तो पता चल जाता है कौन सी चीज़ हमें हजम हो रही है, कौन सी चीज़ देर से हजम हो रही है, कौन सी चीज़ जल्दी हजम हो रही है, ठीक है ना। तो इसके अलावा बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, गोभी का इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें गोश्त का इस्तेमाल यानी मीट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा बाहर के खाने, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो पैकेट बंद खाने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तौबा कर लीजिए, कान पकड़ लीजिए, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। और ख़ास तौर से एहतियात क्या है, ख़ास तौर से एहतियात है, किसी भी तरह का कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नशा जो है आपकी बवासीर को ठीक नहीं होने देगा। और अगर आप शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं, तो फिर तो ये समझ लीजिए शराब पीते कोई दवा काम करने वाली ही नहीं है। शराब को बाय बाय कहना होगा। अगर आप बवासीर की परेशानी को झेल रहे हैं तो इलाज के साथ में शराब नहीं चलेगी, आप इसको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, और इस चीज़ से बचिए, फिर ताकि आपका इलाज आसानी से हो पाए, ठीक है। दवाई का इस्तेमाल करिए, और हमने बताया था आपको कि जिस ट्रायल में 100% कामयाबी हमें मिली है बवासीर के इलाज में, वो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपको फिर मैंने जो परहेज़ बताया है आपको उसका फॉलो करना चाहिए आपको। और फॉलो नहीं करेंगे तो हमने अभी बताया कि आपको अगर क्रॉनिक पाइल्स है, पुरानी बवासीर है 8-10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, तो आपको 3 महीने का ये टाइम होता है, कोर्स होता है। और अगर आपकी रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली में भी मैं 2-3 साल मान के चल रहा हूँ, 2 साल मान के चल रहा हूँ, तो आपको 1-2 महीने भी सुकून हो जाता है इस दवा से। लेकिन भाई, अगर आप इस तरह के नशे कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 3 महीने के 6 महीने भी लग सकते हैं। और हो सकता है आप इतने बड़े पियक्कड़ हों अगर कि उसको छोड़ ही ना पाएँ,
तो फिर इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। पानी जो है सफिशिएंट मात्रा में पीजिए, खाना चबा चबा कर खाइए। खाने के बाद में दोपहर में थोड़ा बाईं करवट से लेटें ज़रूर। और जब दोस्तों रात का खाना खाएं तो चहलकदमी करें, कम से कम 200-400 कदम ज़रूर टहलें और फिर बाएं करवट से लेट जाएं। खाना खाने के बाद में पानी ना पिएं, पानी पिएं तो फिर 1 घंटा बाद पिएं, या फिर खाने के बीच में थोड़ा सा पानी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो खाने को इतना चबा चबा कर खाएं कि खाने का बहुत सारा हिस्सा, बल्कि खाने को लिक्विड में तब्दील कर दीजिए। दांतों से चबाइए, इतना चबाइए कि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, बिल्कुल लिक्विड जूस बन जाए, और फिर उसको आप नीचे, गले से नीचे उतार दीजिए, ताकि आंतों को मेहनत ना करनी पड़े और आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएं। पानी सफिशिएंट मात्रा में पीजिए, कम से कम 2, 2.5, 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। मौसम सर्दी का है तो 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी काफ़ी होता है, लेकिन जैसे गर्मी का मौसम आए तो आप पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। 3 लीटर से 3.5, 4 लीटर पानी सुबह से लेकर शाम तक पीना चाहिए। ठीक है, रात में पानी कम, लेकिन दिन में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। टहलिए ज़रूर, सुबह टहलिए। और देखिए, एक चीज़ का एहतियात ज़रूर करिएगा, अपनी जो एनस है, जो लेटरिन की टॉयलेट की जगह है, टॉयलेट के बाद में जब आप शौच ले लेते हैं, पानी से उसको धो लेते हैं, तब उसके बाद में आप उसको टिश्यू पेपर से सुखाइए या किसी कपड़े वगैरह से सुखाइए, गीला ना छोड़िए। गीला छोड़ेंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है कि वहाँ पर जहाँ गीलापन होता है, आप जानते हैं, जहाँ गीलापन होता है वहाँ स्किन जो है वो कमज़ोर हो जाती है और बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इन एहतियात के साथ में ट्रीटमेंट को चालू करें, इन एहतियात के साथ में ट्रीटमेंट जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी परेशानी से निजात मिल जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों, इसके साथ अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी दे दें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर या किसी बीमारी का बहुत अच्छा सा इलाज लेकर। तो तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।